मेरे लिए सबसे बड़ा स्किल किसी भी टेस्टर में है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या एक फ्रेशर को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा करियर चूज करना चाहिए 2024 में? क्योंकि मैं एक और चीज को मना करने वाला हूँ, वो है ISTQB सर्टिफिकेशन। मत करो। टेस्टिंग एक ऐसा स्किल है जो जब तक प्रोडक्ट बनेंगे तब तक टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। आजकल जो मैंने प्रोसेस देखा, आप करेक्ट करना और आपका पर्सपेक्टिव भी बताना कि आजकल कैसे होता है। अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली कोडिंग ही होता है, शायद 1 राउंड 2 राउंड कोडिंग ही होता है, और फिर अगर आप पास करो तो आपको टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, करंट हायरिंग प्रोसेस करेक्ट है या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? पूरा चेंज हो जाना चाहिए। आज की डेट में जब AI आ गया है तो टेस्टिंग की तो और ज्यादा जरूरत है। मुझे एक बात बताओ कि QA को कितनी सैलरी मिल सकती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके आपको काफी कुछ ऐसा मिलता है, काफी ऐसा फीडबैक मिलता है जिसपे अगर आप एक्ट करें तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। यानी कि हम लोग ऐसा टेस्टर खुद को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये भी एक रीजन है कि टेस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है अरे ये तो सिर्फ टेस्टिंग करेगा, क्लिक करेगा बटन, वो तो हम भी कर सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि भाई आई एम अ मैनुअल टेस्टर, जिस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं ना खुद को। आप सिर्फ टेस्टिंग क्यों नहीं बोलते? आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती? ये बात तो सच है। इसके लिए काफी हद तक हम टेस्टर्स जिम्मेदार हैं। जब 10 से 12 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका करियर ग्रोथ रुक जाता है, सैलरी इतनी नहीं मिलती। जिस दिन आपने वो सीखने वाला दरवाजा बंद कर दिया, आपका ग्रोथ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। कई सारे टेस्टर्स होते हैं जो एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर 7-8 साल वैसे ही गुजर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार आगे तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। वो बेसिकली वजह ये है कि आपने सीखने पे फोकस नहीं किया। मुझे बहुत बड़ी शिकायत है इस इंडस्ट्री से कि हमने आज तक इतने सालों में अपनी टेस्टिंग सीखने और सिखाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लाया। आपकी टेस्टिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप अपने टेस्टिंग के रिजल्ट्स पेश करें सामने और साथ में उन रिजल्ट्स का एक एनालिसिस प्रेजेंट करें अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने मैनेजर्स को, तो उनके दिमाग की नसें खुल जानी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है ब्रिजेश, जिनको मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में। तो आज हम इनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस यूज करेंगे ये जानने के लिए कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो क्या आपको 2024 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा करियर चूज करना चाहिए, फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे एंटर कर सकते हैं, फिर अगर आप एक QA हो तो आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, फिर क्या AI हमारे जॉब्स छीन लेगा, उसके बाद टॉप 5 हाई पेइंग स्किल्स एक टेस्टर के लिए। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल होने वाला है। सो वेलकम ब्रिजेश मेरे पॉडकास्ट में। हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू ब्रिजेश। नमस्ते सिद्धार्थ, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉडकास्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था, तो आज मौका मिला है मुझे आपसे बात करने का। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी जर्नी एज ए कंटेंट डेवलपर शुरू की थी। बहुत साल पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था एप्टेक, जो लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह देता था। NIIT और एप्टेक दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे इंडिया में। तो मैं एप्टेक के लिए काम करता था और कोर्सेज वगैरह डिज़ाइन करता था। तो जावा से शुरुआत की थी मैंने अपने करियर की। तो वो करने के बाद कुछ महीने वो मैंने काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने का। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जावा से शुरुआत की थी, तो जावा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया मैंने कुछ दिन। और उसके बाद एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा टेस्टिंग करेगा क्या? तो मुझे तब टेस्टिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैंने उनको हाँ तो बोल दिया, लेकिन मुझे फिर समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे साथ मिला, मुझे सपोर्ट मिला लोगों का, और सीखने का मौका मिला। और तब से लेकर आज तक मैं सीख रहा हूँ टेस्टिंग के बारे में। और इस पूरे जर्नी में बहुत लोग मिले मुझे जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। इंडिया में, इंडिया से बाहर, इंटरनेशनल स्टेज पे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिला। सीख रहा हूँ, अभी भी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी कुछ अभी भी है सीखने के लिए। टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है, तो
उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मेरा स्किल भी थोड़ा इवॉल्व हुआ है। तो आज मतलब ये मौका मिलता है लोगों से बात करने का टेस्टिंग के बारे में, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही मुझे मौके मिलते रहे और मैं लोगों से जुड़ता रहा और अपने टेस्टिंग के स्किल पे फोकस करता रहा और आगे भी वही करने की उम्मीद है। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है अभी। तो ब्रिजेश, हम लोग हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आपको अराउंड 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। आपने स्टार्ट तो ऐसा डेवलपर किया था, लेकिन क्योंकि आपको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है, हमको एक कंपनी में रहना चाहिए कि हमको स्विच मारते रहना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैं थोड़ी अंग्रेजी बोलना चाहूंगा यहाँ पे। अंग्रेजी में एक कहावत है जो हमने स्कूल में सीखी थी, और वो कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पत्थर रोल होता रहे तो उस पे जो एक परत है वो कभी नहीं बनती, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो उसी तरह से अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो मेरे ख्याल से आप एक कंपनी में जितना वक्त बिता सकते हैं उतना बिताइए सीखने के पर्सपेक्टिव से। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, हमारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे मतलब सीखने से काम नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं। पैसों के लिए जॉब बदलते रहना एक साधारण सी बात है, आम बात है, लोग बदलते हैं जॉब, लेकिन इतना भी फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए कि आप कुछ सीखो ही नहीं। हर 6 महीने में, एक साल में अगर आप जॉब बदल रहे हो तो आप कुछ सीखोगे। आपको कुछ वक्त बिताना चाहिए, आपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, और जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो, कुछ नया आप वैल्यू नहीं दे पा रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ नया कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो आप टेस्टिंग में, तब मुझे लगता है कि आपको जॉब बदल लेना चाहिए। तो आपका अगर फोकस सिर्फ पैसों पे है तो आप एक साल में 3 जॉब्स भी बदल सकते हो, एक साल में 10 जॉब्स भी बदल सकते हो, पैसे तो बढ़ेंगे लेकिन आप सीखोगे नहीं। तो ये एक मेरी सीख है, मेरी एडवाइस है लोगों के लिए कि अगर आप सही में कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो एक कंपनी में थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताओ। इतना टाइम बिताओ कि आप वो जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है वहाँ पे, उसके बारे में सीखो, नए टूल्स के बारे में सीखो, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो, नई चीज़ों के बारे में सीखो, टेस्टिंग के नए तरीकों के बारे में सीखो। उसी तरह से आप ग्रो कर पाओगे। हाँ, सिर्फ अगर पैसों की बात है तो आप बदल सकते हो जितने मर्जी जॉब्स। मतलब अगर आप एक फ्रेशर हो, तो आप अगर लर्निंग पे फोकस करोगे तो बाद में अर्निंग होनी ही है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये सीधा सा हिसाब है, जितना सीखोगे उतना कमाओगे यार। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो, उसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। पूरी की पूरी इंडस्ट्री नॉलेज पे ही बेस्ड है। आपको जितना आता है उतना अगर आपने पूरी अपनी सीख अपने काम पे लगा दी, तो मैं नहीं समझता कि आपके अर्निंग पे कोई भी किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज आने वाली है। कुछ आपको रोकने के लिए नहीं है। तब आप जितना चाहे कमा सकते हो। अलग अलग तरीके हैं आजकल। लोग सिर्फ टेस्टिंग करते नहीं है, टेस्टिंग सिखाते भी हैं। आपने देखा होगा, आप ही की तरह कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो कोर्सेज चला रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यूट्यूब भी एक जरिया है। आप मीडियम पे ब्लॉग्स लिख सकते हो, अपनी ब्लॉग साइट बना सकते हो, अपने खुद के टूल्स बना सकते हो। हाँ, और उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। एक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी इंडस्ट्री में संजय का। संजय ने इतने टूल्स बनाए और बनाते जा रहे हैं। वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव माइंड्स इन द इंडस्ट्री। मैं संजय की बात करूंगा क्योंकि उस लड़के में मैंने एक चीज देखी। उसने एक टूल बनाया था, क्रोपात करके, शुरू में काफी पॉपुलर हुआ था, मैंने भी काफी टाइम यूज किया। फिर जब उस टूल में कुछ चैलेंजेस आए तो उन्होंने सिलेक्टर्स हब बनाया। सिलेक्टर्स हब अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, उसके अंडर उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स और लॉन्च किए। तो वो सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, वो टेस्टिंग करने वाले लोगों के लिए इतने टूल्स बना रहे हैं कि मतलब इट्स अनबिलीवेबल।
तो उसी तरह से अगर आप कुछ करना चाहो टेस्टिंग में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेस्टिंग करके पैसे कमाओ। पैसों के लिए आप काफ़ी कुछ और कर सकते हो। टेस्टिंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उस नॉलेज को आप कैसे आगे लेके जाते हो, उस नॉलेज को आप कैसे यूज़ करते हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। और आप किस तरह से अपनी एनर्जी को फ़ोकस करते हो, कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए, उस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कई सारे टेस्टर्स होते हैं जो एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर 7-8 साल वैसे ही गुज़र जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, "ए यार, आगे तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है।" वो बेसिकली वजह ये है कि आपने सीखने पे फ़ोकस नहीं किया। एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं ख़ास करके फ्रेशर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा सीखने पे फ़ोकस करो। इनिशियल अपॉर्च्युनिटी लर्निंग एक एक्सपीरियंस के लिए होती है, उसके बाद में भी आपको सीखना कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्टिंग सीख ली, सीखने का एक एक मेथोडोलॉजी सीख ली और आप उसी को लेके बैठे हो। एज़ अ टेस्टर ये रोल जो है टेस्टिंग का, ये काफ़ी वर्सेटाइल है। ये इसमें आपको मौके बहुत मिलेंगे, इसमें आपको संभावनाएँ बहुत है आप बहुत कुछ करने की। लेकिन उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हो? अपने स्किल को आप आगे कैसे लेके जाते हो? वो काफ़ी कुछ आप पे डिपेंड करता है। हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हम जिस तरह टेस्टिंग सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, वो एक काफ़ी लिमिटेड हो गई है, अगर मैं क्या कह सकूँ तो। हम लोगों ने एक बेस बना लिया है अपना ISTQB को। अब मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर आप ISTQB की साइट पे जाओगे, तो आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ सर्टिफाइड टेस्टर्स ग्लोबली, अंदाज़े से कितना होगा बताइए सिद्धार्थ? दुनिया भर में ISTQB सर्टिफाइड टेस्टर्स कितने हैं आपके हिसाब से? लैक्स में होंगे शायद। सही बात है। उनका जून 2023 का नंबर था 9,57,000, 9,57,000। यूरोपियन ऑडियंस के लिए, अमेरिकन ऑडियंस के लिए 957,000। ये ग्लोबली। नंबर उनके ऑफिशियल नंबर है, ये ISTQB की साइट पे जून 2023 का। तो अभी 1 साल और गुजर चुका है। तो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्टर्स जो है वो सर्टिफाइड है। लेकिन फिर भी टेस्टिंग एज एन इंडस्ट्री उतनी इवॉल्व नहीं हो पाई है। हम अभी भी छोटी-छोटी डेफिनेशंस पे बहस करते हैं। सैनिटी टेस्टिंग क्या है, स्मोक टेस्टिंग क्या है, उस पे हम बहस करते हैं। हम बहस करते हैं अच्छा मैनुअल अच्छा है कि ऑटोमेशन अच्छा है। हम बहस करते हैं अलग-अलग बातों पे कि भैया ऑटोमेशन में भी अगर मैंने UI टेस्टिंग की है तो मेरा स्कोप ज़्यादा है या API टेस्टिंग करी तो मेरा स्कोप ज़्यादा है। हमारे टेस्टिंग के मेथड्स अभी भी उतने ही पुराने हैं। ISTQB कहता है कि भई पहले कोई रिक्वायरमेंट आए तो उसके बाद हम टेस्ट केस लिखें, उसके बाद उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करें, रिपोर्ट बनाएँ और हमारी टेस्टिंग खत्म। जिसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का नाम भी देते हैं। लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा होता है इंडस्ट्री में? नहीं। आप ये देखोगे कि अमूमन क्या होता है, हम जब एक प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं, तो ऐसा मानना है कि भई रिलीज़ तक की टेस्टिंग कर ली, अब मेरा काम खत्म। मेरे हिसाब से रिलीज़ के बाद ही किसी प्रोडक्ट की असली परख होती है। जब वो प्रोडक्ट लोग यूज़ करेंगे, कस्टमर्स यूज़ करेंगे, तो काफ़ी फीडबैक देंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। काफ़ी कुछ बताएँगे कि भैया ये प्रोडक्ट मेरी ज़रूरतों के हिसाब से है या नहीं? मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है कि नहीं? अगर यही फ़ोकस आप शुरू से टेस्टिंग में लेकर आओ और वो जो ट्रेडिशनल तरीका है टेस्ट केस लिख के उसको एग्ज़ीक्यूट करने का, उससे अगर आप थोड़ा दूर हट के सोचो कि भाई यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, उसकी जर्नी किस तरह की है, प्रोडक्ट को यूज़ करने के पैटर्न्स क्या हैं, यूज़र का बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट को देख के, तो आपको काफ़ी कुछ और समझ में आएगा टेस्टिंग के बारे में। आप काफ़ी कुछ और नया कर पाओगे। तो हम जब टेस्टिंग सिखाते हैं, अगर फ़ोकस टेस्ट केसेस लिखने से हटके यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट हो जाए, एक पूरी प्रोडक्ट की जर्नी पे शिफ्ट हो जाए, तो हमारे लिए एज़ अ टेस्टर काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और ओपन हो जाएँगी, मुझे ऐसा लगता है।
हम मुझे बहुत बड़ी शिकायत है इस इंडस्ट्री से कि हमने आज तक इतने सालों में अपनी टेस्टिंग सीखने और सिखाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लाया। हम जो कई साल पहले से करते आ रहे हैं कि भैया पहले टेस्ट केसेस लिखना सीख लो, उसके बाद टेस्ट केसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो सीख लो। पहले टेस्टिंग हुआ करती थी, अभी मैनुअल ऑटोमेशन की लड़ाई है कि भाई मैनुअल टेस्टिंग करना है, ऑटोमेशन करना है। हाँ, मैनुअल टेस्टिंग पे मेरे विचार कुछ अलग ही हैं। दुनिया को पता है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है मैनुअल टेस्टिंग, उससे मुझे कोई खास लगाव नहीं है। उसकी अपनी वजह है, उस पे हम कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से हट के जब आप एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह सोचोगे, उसके यूसेज के बारे में सोचोगे, तो आपका दिमाग और ओपन होगा। आप ये सोच पाओगे कि आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हो। हम अक्सर बात करते हैं क्वालिटी की, जिससे टेस्टिंग को काफ़ी जोड़ा जाता है। टेस्टिंग और क्वालिटी 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग की तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टेस्टिंग करना ज़रूरी है। टेस्टिंग करने से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। आप टेस्टिंग इसलिए करते हो ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मिले। आपको ये पता चले कि उस प्रोडक्ट का अभी क्या स्टेट है, वो किस हालत में है। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज मिलती है, उस प्रोडक्ट के यूसेज के बारे में आपको समझ में आता है, उस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे उसका यूसेज बढ़े, जिससे लोग उसे ज़्यादा पसंद करें। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है, ये किसी यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया और वो मेरी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तो मैं प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। और आजकल लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं, जैसे ही आपके प्रोडक्ट ने जैसे ही यूज़र के गोल को मीट नहीं किया, तुरंत वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ देगा, किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को उठा लेगा। मैंने कई कंपनीज़ में ये भी सुना है कि भाई टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है, यूज़र तो हमें बता ही देगा, ये क्या गलत हो रहा है। यूज़र तो बता ही देगा। यूज़र का काम टेस्टिंग करना नहीं है। यूज़र आपको नहीं बताने वाला है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। वो चुपचाप आपको छोड़ के किसी और का प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देगा। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारी आम ज़िंदगी में हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। क्या हर एक बंदा सेम टूथपेस्ट यूज़ करता है? नहीं। हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। हाँ, फिर हमारी फैमिली में मेंबर्स की अलग-अलग चॉइस होती है। तो हम एक सोचते हैं कि भैया ये सबको पसंद आना चाहिए। बच्चों के लिए क्या अच्छा है कि हाँ भाई, जो टूथपेस्ट है, पहले हम मुँह में मतलब उसको ब्रश में लेते हैं तो उसका एक टेस्ट आता है। वो टेस्ट भी लुभावना होना चाहिए। लेकिन उस टेस्ट के साथ-साथ ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उसमें शुगर कंटेंट है या नहीं। तो वो आपका दाँत तो साफ कर रहा है लेकिन साथ में शुगर भी दे रहा है आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट में कुछ हाई क्वालिटी फीचर्स आप देखना चाहते हैं कि इसमें फ्लोराइड है या नहीं? दाँत ठीक से साफ कर रहा है कि नहीं? हाँ, क्या इसमें व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं? इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। एक सिंपल से टूथपेस्ट की बात करूँ मैं अगर, ठीक है? फिर कई सारे लोग हैं कि टूथपेस्ट की पैकेजिंग कैसे हुई है? वो जो ट्यूब में आ रहा है वो सॉफ्ट स्क्वीज़ है या उसको टूथपेस्ट को बाहर निकालने में सारी मेहनत लग रही है? ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हम इनके बारे में आमतौर पे ध्यान नहीं देते। बट अगर आप एक टेस्टर की तरह सोचोगे, तो उस प्रोडक्ट में आपको इतनी वेरिएशंस मिलेंगी। और ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है टूथपेस्ट का। अब इसी तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचो। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रीमयार्ड का यूज़ कर रहे हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर उन्होंने काफ़ी सिंपल बनाया है इसको। उसको एक वेब इंटरफेस दिया है, ताकि जितने आप पार्टिसिपेंट्स हैं, सब एक लिंक से जॉइन कर सकें। ठीक है? उसमें आपको चॉइसेस दी हैं कि आपके ऑडियो कंट्रोल्स हैं, वीडियो कंट्रोल्स हैं। फिर उन्होंने अभी प्रोडक्ट में नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता था। अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप इसी पॉडकास्ट को लाइव करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये जो जब उन्होंने उन्होंने जब ये प्रोडक्ट बनाया ओरिजिनली स्ट्रीमिंग के लिए, तब उनको ख्याल आया कि भाई काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसमें ये फीचर डालें। तो कई और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रिकॉर्डिंग के लिए काफी और सॉफ्टवेयर थे, जैसे जूम हो गया, टीम्स हो गया, लेकिन उन सॉफ्टवेयर के भी अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो इन लोगों ने काफी सारे उन फीचर्स का ध्यान रखा, काफी यूजर्स की प्रॉब्लम को बेसिक चीजों से सॉल्व कर दी। तो उसी तरह से हम जो प्रोडक्ट हम टेस्ट कर रहे हैं अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, अगर हम ये सोचे कि भाई यूजर क्या क्या कर सकता है, यूजर के क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, अगर हम उस तरह से सोचना शुरू करें तो हमारी थिंकिंग काफी चेंज हो जाएगी। तो जो सीखने की मैं बात कर रहा था शुरू में, हमारे सीखने के तरीके में एक बदलाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से आप एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि टेस्ट केस लिखने के बारे में भी मेरे विचार थोड़े अनोखे हैं। देखिए, कई सारे टॉपिक्स में मेरे अनोखे विचार है। मैं कहता हूँ कि टेस्ट केस मत लिखो। लोग बोलेंगे अरे यार ये बंदा तो क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। पहले बोलता है मैनुअल टेस्टिंग मत करो, अब बोलता है टेस्ट केसेस मत लिखो। तो मैं टेस्टिंग करूँ कैसे, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, जब हम टेस्ट के बारे में सोचते हैं, किसी टेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, तो वो टेस्ट है क्या असल में? वो एक एक्सपेरिमेंट है। आप ये पता कर रहे हो कि अगर मैंने इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से यूज किया तो मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट में भी हम यही करते थे ना, कि एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करते थे, या एक प्रोसेस फॉलो करते थे, या कुछ भी करते थे, तो उसके एंड में एक रिजल्ट आता है। उसको उस रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से सोचो। आज की सोच क्या है, अभी तक की हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि टेस्ट केस सिर्फ पास या फेल हो सकता है। जरूरी नहीं है। उस टेस्ट के एंड में, मैं टेस्ट केस की जगह टेस्ट शब्द पे फोकस कर रहा हूँ। टेस्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या वेरिएशंस दे सकता है, आप क्या क्या और कर सकते हो उस प्रोडक्ट के साथ, क्या अलग कर सकते हो, किस तरह से सोच सकते हो। तो ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। आपकी टेस्टिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप अपने टेस्टिंग के रिजल्ट्स पेश करें सामने, और साथ में उन रिजल्ट्स का एक एनालिसिस प्रेजेंट करें अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने मैनेजर्स को, तो उनके दिमाग की नसें खुल जानी चाहिए। वो ये सोचे कि भैया इस प्रोडक्ट को हम इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये इन यूजर्स की इन जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन ये दो चार जरूरतें जो पूरी नहीं हो रही है, और वो मुझे मेरी टेस्टिंग से पता चला। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई टेस्ट केस फेल हुआ इसलिए मुझे ऐसा करना है। जरूरी नहीं है कि टेस्ट केस फेल हुआ हो। ये भी हो सकता है कि आपने जितने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो सारे टेस्ट केस पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये सब चीजें पता चल सकती है। तो आप उन चीजों पे भी फोकस करो। इसलिए टेस्ट केसेस के पास फेल क्राइटेरिया से ऊपर उठो। मेरे हिसाब से तो टेस्ट केस लिखो ही मत, टेस्ट डिजाइन करो। टेस्ट डिजाइन एक फंडामेंटल चीज है जिसपे हम फोकस नहीं करते। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो पहले हम सोचते थे ना, प्लान करते थे कि अच्छा मुझे देखना है कि जैसे हम लैब में जाते थे, केमिस्ट्री लैब में, जैसे कि अच्छा ये 3 केमिकल्स हैं मेरे पास, ये 3 केमिकल्स को अगर मैंने एक साथ में मिलाया तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो थियोरी में हमने कुछ पढ़ा होगा कि हाँ भैया इनकी अगर रेशियो 1:1 है तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैं एक अपनी लाइफ की स्टोरी बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जवाब काफी लंबा जा रहा है आपके इस सवाल का, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा जरूरी है बताना, इसलिए मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। हमने जब हम 11th-12th क्लास में थे तो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे, तो हमें एक एक्वारिजिया सोल्यूशन के बारे में बताया गया था, जो 1:3 नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता था। ठीक है, मतलब अगर हम टेस्ट ट्यूब का 3 भाग नाइट्रिक एसिड लें और 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो एक सोल्यूशन बनता है। उस सोल्यूशन से आप काफी सारी और चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गलती से
1:3 को 3:1 कर दिया। अच्छा। तो मैंने 3:1 तो कर दिया, टेस्ट ट्यूब में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में से धुआं निकलने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आम बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, काफी तेज है, होता होगा ऐसा। जैसे ही मैंने उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया, इतने फ्यूम्स निकले, टेस्ट ट्यूब में छेद हो गया, पूरा पूरा सोल्यूशन नीचे गिर गया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो सही किया है। तो मेरी टीचर ने आगे कहा कि तूने किया क्या, ये कैसे मैनेज किया। तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, उल्टा करना। तो एरर मेरी तरफ से था, लेकिन कुछ एक नया सीखने को मिला मुझे कि नहीं, अगर हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं तो काफी डेंजरस हो जाता है कि वो ग्लास को भी बर्स्ट कर देता है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथ लैब में जितने मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, मेरे क्लासमेट्स जितने मेरे साथ थे, सबको ये सबक मिला। इनफैक्ट हमारी टीचर ने भी नया सीखा उस दिन। उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये मैंने सोचा नहीं था कभी, लेकिन तेरे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये पता चला मुझे। तो टेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूजर इस तरह से इस चीज को ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर उसने उल्टा किया गलती से, एक यूजर एरर हुआ, तो क्या हो सकता है। होती है ना भाई इंसान से गलती, तो उसने अगर गलती से ही किया तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि टेस्टिंग पे सीखने पे जोर दो, यूजर पे जोर दो, यूजर किस तरह से उस प्रोडक्ट को यूज करेगा और उस तरह से टेस्टिंग को सीखो। आपको मैनुअल टेस्टिंग करनी है, आपको ऑटोमेशन करना है, आपको स्मोक, सैनिटी, यूआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग जो भी करनी है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स आपने सीख लिए, लेकिन उसके बाद क्या, उस चीज पे फोकस करो। टेस्टिंग फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ टेस्ट केसेस के बारे में नहीं, टेस्ट डिजाइन पे फोकस करो। एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, आप किस तरह से एक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट बना सकते हो जिससे आपको कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिले उस प्रोडक्ट के बारे में, फीडबैक मिले, उस पर जोर दो। काफी लंबा जवाब था आपके सवाल का, बट इस टॉपिक पे नहीं, ये मैं काफी बोल इम्पोर्टेंट, सकता हूँ। नहीं इम्पोर्टेंट भी है, मतलब पर्सपेक्टिव जानना और समझाना भी लोगों के लिए, उसी के लिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और ब्रिजेश, आपने आईएसटी की भी सर्टिफिकेशंस के बारे में बोला, तो उसके रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको फिर क्या लगता है कि टेस्टर को आईएसटी की भी सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए? सच बात बोलूं सिद्धार्थ, शायद आपके इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि मैं एक और चीज को मना करने वाला हूँ, वो है अच्छा। आईएसटीक्यूबी सर्टिफिकेशन मत करो। ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ उसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ। सर्टिफिकेशन आमतौर पे आईएसटीक्यूबी सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट क्या है जरा देखिए। 40 सवाल पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस के सवाल रहते हैं, उसमें आप 26 आपने अगर सही जवाब दे दिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन क्या उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप एक बेहतर टेस्टर बन जाते हो? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो सर्टिफिकेशन पेपर बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, दीवार पे टांग के रखोगे, लोग बोलेंगे अरे वाह सर्टिफाइड टेस्टर, बहुत अच्छा दिखता है, शायद आपको कहीं पे जॉब भी दिला दे। लेकिन क्या वो आपको उस तरह से मदद कर रहा है कि आपकी स्किल लेवल बढ़ी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। सर्टिफिकेशन मेरे हिसाब से एंट्री लेवल पे, जो एकदम फ्रेशर है, जिसको इंडस्ट्री में घुसना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस लेवल के लिए सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, करो। क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत सारी कंपनीज एज अ फिल्टर क्राइटेरिया यूज करती है कि हाँ भाई इसका सर्टिफिकेट है, इसको आगे नेक्स्ट राउंड में लेके जाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उस लेवल के लिए सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करते वक्त कुछ बेसिक्स सीखोगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो क्या, वो भी, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आधी से ज्यादा चीजें लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आईएसटीक्यूबी सर्टिफिकेशन फाउंडेशन लेवल में से।
टेस्ट डिजाइन का काफी बड़ा चैप्टर है, दूसरा या तीसरा चैप्टर है ISTQB फाउंडेशंस की किताब का, काफी बड़ा चैप्टर है। टेस्ट डिजाइन पे काफी चीजें सिखाई भी जाती हैं उसमें, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हो गया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया, स्टेट ट्रांजिशन हो गया, डिसीजन टेबल्स हो गया। आज आप जाके टेस्टर्स से पूछो, जो लोग टेस्टर्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनसे आप पूछो कि भैया इसको चलाने के लिए कौन सी तूने टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज की थी, ये जो टेस्ट केसेस तूने लिखे हैं तूने कौन सी टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज की थी। मैं आपको बोलता हूँ कि आधे से ज्यादा टेस्टर उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बोलेंगे कि भैया मैंने रिक्वायरमेंट को पढ़ा और एक टेस्ट केस लिख दिया, और वो जो टेस्ट केस लिखा वो पॉजिटिव फ्लो के लिए था। क्या उन्होंने सोचा कि उसमें क्या वेरिएशंस आ सकती हैं? हाँ, कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे एज का जिक्र हो रहा है वहां पे शायद आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगा के एक टेस्ट केस लिख भी दो या इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग लगा दोगे, अगर वो क्राइटेरिया में फिट होता है तो। ज्यादा से ज्यादा उतना ही। आप किसी टेस्टर को पूछो कि भैया जो एक आप जिस बिल्डिंग में जा रहे हो उसके लिफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है उसकी टेस्टिंग किस तरह से हुई है या कैसे करोगे टेस्ट, आपको जवाब मिलेंगे बट बहुत कम, और सही जवाब तो उससे भी ज्यादा कम मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से एक एटीएम में किस तरह की टेस्टिंग होती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। ठीक है, लोग टेस्ट डिजाइन के बारे में बहुत कम बातें करते हैं, लोग टेस्टेबिलिटी के बारे में बहुत कम बातें करते हैं, टेस्टेबिलिटी के बारे में तो बातें होती ही नहीं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। कोई एप्लीकेशन आता है, हम ये सोचते हैं कि भैया इसका ऑटोमेट कैसे करें। ऑटोमेटेबिलिटी से पहले, ऑटोमेट कैसे करें उससे पहले टेस्ट कैसे करें ये तो सोचो। वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, वो उस हाल में है कि उसको टेस्ट किया जाए या नहीं, ये सवाल हम नहीं पूछते। हम बोलते हैं हम स्मोक टेस्ट चला देंगे, अगर स्मोक टेस्ट पास हो गया तो हम ये मान लेंगे कि वो टेस्टेबल। जरूरी नहीं है। टेस्टेबिलिटी ऐड होनी चाहिए, टेस्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ टेस्टर्स जिम्मेदार नहीं है, आपको बाकायदा आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, इसको मैं टेस्टेबल कैसे बनूं। मैं ये एक बात कहता हूं, शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो फिर से, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर टेस्टेबल नहीं है तो वो यूजेबल भी नहीं है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप आमतौर पर उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। हाँ, थोड़े बहुत फीचर्स चलेंगे लेकिन बस उतना ही। इसलिए टेस्टेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए। तो सर्टिफिकेशंस जो हैं वो काफी थियोरेटिकल हैं, वो आपको कुछ कुछ चीजें सिखा देंगे, स्टैंडर्ड टेस्ट केस कैसे लिखना है, टेस्ट डिजाइन की दो चार टेक्निक सिखा देंगे, बता देंगे आपको डिफरेंसेस, स्मोक सैनिटी, यूआई, एपीआई, यूएक्स, उसके बारे में डेफिनेशंस आपको दे देंगे। और ज्यादातर क्वेश्चंस ग्लॉसरी में लिखे हुए हैं, ग्लॉसरी के में लिखे हुए टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे सर्टिफिकेशन में, आपने वो लिख के पास कर दिया। लेकिन आगे क्या आप बेहतर टेस्टिंग कर पा रहे हो या नहीं, उसका आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशंस एंट्री लेवल के लिए ठीक है, लेकिन उसके ऊपर के जो टेस्टर्स हैं जो थोड़े एक्सपीरियंस है, 1 साल के ऊपर जिनका भी एक्सपीरियंस है, उन लोगों को अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। सर्टिफिकेशंस कर लो, ठीक है, आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा है, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन स्किल्स मेरे को नहीं लगता कि उससे बढ़ते हैं स्किल्स। और ब्रिजेश, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग में तो एक बात तो हम लोग हर बार सुनते हैं सैलरी का। मुझे एक बात बताओ कि क्यूए को कितनी सैलरी मिल सकती है? हाँ, क्योंकि वो कितनी सैलरी मिल सकती है वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल लेवल क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू कंपनी में आप क्या
वैल्यू दे पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा सैलरी इज अ फैक्टर ऑफ वैल्यू नॉट एक्सपीरियंस। ये बात हमको हमेशा समझ में आनी चाहिए। कोई भी कंपनी किसी भी बंदे को उसके वैल्यू के हिसाब से सैलरी देती है। हम कई बार ये बोलते हैं कि भैया ये बंदे का भी 9 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा भी 9 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी सैलरी उस बंदे से कम क्यों? हम बोलते हैं कि भाई काम तो उसने भी 9 साल किया है, हमने भी 9 साल किया है, तो हमारी सैलरी बराबर होनी चाहिए। सोच है ये। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि हाँ भाई अगर सेम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वो वैल्यू वो बंदा दे रहा है कंपनी को, उतनी वैल्यू मैं नहीं दे पा, इसके लिए उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। अब इस पे एक और चीज है, लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि भाई मैनुअल टेस्टर्स की सैलरी, ऑटोमेशन टेस्टर्स की सैलरी अलग अलग क्यों है? कंपनी को ये लगता है कि उनके बिजनेस में एक ऑटोमेशन टेस्टर ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएगा, इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा रखी है। ये बात काफी हद तक सच भी है। जिसके पास कोडिंग स्किल्स हैं वो एक ऐसे टेस्टर से बेटर है जिसके पास कोडिंग स्किल्स नहीं है। क्यों बेटर है? क्योंकि उसकी वो उस प्रोडक्ट में टेस्टिंग के दौरान ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएगा। वो फटाफट आपके रिलेशन टेस्ट को ऑटोमेट कर देगा। अगर वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है तो वो इंस्प्रिंट ऑटोमेशन भी लेके आ सकता है, आपको टेस्ट डेटा भी जनरेट करके दे सकता है, आपके टेस्ट एनवायरनमेंट्स भी बना के दे सकता है, आपकी रिपोर्ट्स को भी इंप्रूव करके दे सकता है। तो ऑब्वियसली कंपनी को उससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि वैल्यू ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कोडिंग नहीं सीखी है तो इन सब चीजों में उसको अड़चन आएगी। हो सकता है कि वो भी कर दे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन कर दे, लेकिन काफी धीमा होगा उसका प्रोग्रेस। तो इसलिए जरूरी है कि आप स्किल्स पे फोकस करो, एक्सपीरियंस पे नहीं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि कई जगह पे मैंने ये देखा है कि किसी 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे की सैलरी किसी 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से ज्यादा है, क्योंकि उस 3 साल के बंदे के पास वो स्किल है, वो वैल्यू है जो उस 5 साल के बंदे के पास नहीं। तो स्किल्स पे फोकस करो, आप क्या वैल्यू दे सकते हो उस पर फोकस करो, सैलरी पे फोकस अपने आप आ जाएगा। मुझे सैलरी मुझे 3 इडियट्स में रणछोड़ दास छाछड़ की एक लाइन याद आ रही है। क्या लाइन है वो? काबिल बनो। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो वो काबिलियत लेकर आओ, मेक योरसेल्फ मोर केपेबल, सक्सेस विल फॉलो यू यार। बात बिल्कुल सही है, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। मैंने देखा है, मेरे को शुरू शुरू में, मैं जब इंडस्ट्री में नया नया था, मुझे भी ऐसा लगता था यार इसकी सैलरी मुझसे ज्यादा क्यों है, हाँ इसको तो मुझसे कम एक्सपीरियंस है या मेरे जितना एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं, वो बंदा तो काफी कुछ कर रहा है, वो टेस्टिंग भी कर रहा है, वो आर्किटेक्चर बनाने में डेवलपर्स की मदद भी कर रहा है, वो कहीं पर जाके कोड भी लिख रहा है, डेवलपर्स के साथ बैठ के यूनिट टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी बना रहा है, कंपोनेंट डिजाइन में मदद कर रहा है। तो क्यों नहीं मिले उसको ज्यादा पैसे? ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मेरे को लगता है सैलरी की जो आपने बात पूछी ना, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उस पर कोई अपर लिमिट तो है नहीं। अगर आप टेस्टर हो, आप बहुत बढ़िया टेस्टर हो और आप नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। इसरो के लिए अगर आप काम करते हो, हाँ अगर आप नॉर्मल छुटपुट वेब एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, फिर आप ये सोचो कि नहीं भैया मेरी सैलरी तो इतनी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप अपने ही स्किल पे लिमिटेशन ला रहे हो ना। तो
स्किल और वैल्यू पे फोकस करो, सैलरी का कोई सैलरी पे कोई बैरियर नहीं है उसके बाद। इसके रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने तो 20+ इयर्स एक्सपीरियंस किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, लेकिन आजकल बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब 10 से 12 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका करियर ग्रोथ रुक जाता है, सैलरी इतनी नहीं मिलती, उल्टी सैलरी कम हो जाती है। तो उसके 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 एक दो रीजंस हैं। पहली बात है कि अगर कोई 10-12 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे आके सीखना बंद कर दे तो सैलरी ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। 10-12 साल तक आपने कुछ सीखा, आपने वही किया और आपको वही आता है, तो आपको उस हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जब आपके पास 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप में एजाइल की स्किल्स आए, आपके पास डेवऑप्स की स्किल्स आए, आपके पास थोड़ी मैनेजमेंट की स्किल्स आए। क्या आप उन सब स्किल्स पे फोकस कर रहे हो? इसलिए कांस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट अपस्किलिंग जरूरी है। जिस वक्त आप सीखना छोड़ दोगे आपकी सैलरी ग्रोथ रुक जाएगी। एजाइल आने के बाद 25-26 साल पहले एजाइल की बात शुरू हुई थी। और उसके बाद में एजाइल जब पूरी तरह से आ गया इंडस्ट्री में, शुरू शुरू में मेरे करियर का काफी स्टार्टिंग था जब एजाइल की बातें हो रही थी। मुझे शुरू शुरू में लगता था कि यार इसमें तो टेस्टर वर्ड ही नहीं है। अगर मैं स्क्रम की बात करूँ, वो डेवलपमेंट टीम बोलते हैं, टेस्टिंग के बारे में बोलते नहीं है, शायद टेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं होगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। एक सर्टेन पॉइंट के बाद आने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, टीम में टेस्ट लीड, टेस्ट मैनेजर की जरूरत नहीं है। तो टेस्टर का करियर जो है वो वहीं पे ब्रेक लग गया उसमें। सॉफ्टवेयर टेस्टर, सीनियर टेस्टर, उसके बाद क्या। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने सीखना चालू रखा उन लोगों ने अपने अंदर कोडिंग की स्किल्स ऐड करी। वो करने के बाद हुआ ये कि उनके लिए ऑटोमेशन के दरवाजे खुल गए। वो ऑटोमेशन करने लगे। उन्होंने रिग्रेशन टेस्टिंग को ऑटोमेट किया, स्मोक टेस्टिंग, आपकी सैनिटी टेस्टिंग जो भी आप बोलते हो उसको ऑटोमेट किया, टेस्ट केस जनरेशन में आपकी मदद की, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में आपकी मदद की, टेस्ट रिपोर्टिंग में आपकी मदद की। उनकी ग्रोथ नहीं रुकी, उनके लिए एक नया एवेन्यू चालू हो गया। टेस्टिंग में एक टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी जुड़ गया, तो उन लोगों की ग्रोथ रुकी नहीं। वो टेस्ट आर्किटेक्ट की डायरेक्शन में चले गए। ऑटोमेशन से एसडेट के दरवाजे खुल गए आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी रुक जाएगी या ग्रोथ रुक जाएगी। 10 या 12 साल होने तक आपने जो स्किल सीखे हैं, उसके बाद आप जो स्किल सीख रहे हो उससे आपके लिए दरवाजे सिर्फ खुलेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। जिस दिन आपने वो सीखने वाला दरवाजा बंद कर दिया, आपका ग्रोथ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। वही बात है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। करेक्ट। ब्रिजेश, क्योंकि हम लोग सैलरी की बात करें तो दूसरा और पर्सपेक्टिव आता है, रिस्पेक्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बोलते हैं, आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती? ये बात तो सच है। ये और इसके लिए काफी हद तक हम टेस्टर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि कभी हमने अपने प्रोफेशन के बारे में उस तरह से बात की ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये तो टेस्टर है, ये 2-4 बटन इधर उधर क्लिक करता है तो जिंदगी खत्म। तो ये जो चीज है इसके बारे में हमने कभी खुल के बात की ही नहीं। हमने लोगों को बताया ही नहीं है कि हमारा क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं। हम आपस में बहस करते रहते हैं कि भाई स्मोक सैनिटी, वो डेफिनेशन से हम ऊपर आए ही नहीं। आप लिंक्डइन पे चले जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ, आपको हजारों लाखों पोस्ट वीडियोस मिल जाएंगे इन सब बातों पे बहस करते हुए।
लेकिन टेस्टिंग की वैल्यू के बारे में बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो टेस्टिंग की आज जो हालत है, जो रिस्पेक्ट है, वो हम लोगों ने खुद ने कम की है। हम लोग खुद ही आपस में एक डिवाइड लेकर आए हैं मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग का। ये हमारा किया जा रहा है। मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं लोगों को कुछ बात बताना चाहूंगा। कुछ लोगों को लगेगा बंदा शायद शायद भड़ास निकाल रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दिल की बात कह रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि भैया आई एम अ मैनुअल टेस्टर, जिस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं ना खुद को, या आई हैव 9 years और 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं। आप सिर्फ टेस्टिंग क्यों नहीं बोलते? क्यों ये बोलते हो कि आप एक मैनुअल टेस्टर हो? तो लोग उस नजर से फिर आपको देखने लगते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भैया ये तो, इसको तो कोडिंग भी नहीं आती है, ये हमारे लिए क्या वैल्यू जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कहते हो कि मैं टेस्टिंग कर सकता हूं, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं यूआई को भी टेस्ट कर सकूं, मैं यूजर एक्सपीरियंस को भी टेस्ट कर सकूं, मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कर सकता हूं, मैं सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कर सकता हूं, मैं टेस्टर हूं। जब आप अपनी पहचान उस तरह से बताओगे तो वो इज्जत अपने आप बढ़ेगी। जिस दिन अपने आप को आपने रोक दिया ये कह के कि मैं मैनुअल टेस्टर हूं, उस दिन आपके लिए रास्ता बंद हो गया। आप ये मत कहो कि आप मैनुअल टेस्टर, आप ये कहो कि मैं एक टेस्टर हूं, मैं टेस्टिंग करता हूं, मैं ये पता लगाता हूं कि उस सॉफ्टवेयर की अभी क्या हालत है, उसके बारे में फीडबैक देता हूं, और उस फीडबैक के बेसिस पे जो मेरे स्टेक होल्डर्स है वो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें नए फीचर्स ऐड करने हैं, या इसको एज इट इज रिलीज करना है, या इसको रिलीज नहीं करना है, या इसके नेक्स्ट वर्जन में ये फीचर्स होने चाहिए, या जो भी है। ठीक है, वो इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सॉफ्टवेयर और क्वालिटी, टेस्टिंग और क्वालिटी, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो काफी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, दोनों में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके आपको काफी कुछ ऐसा मिलता है, काफी ऐसा फीडबैक मिलता है जिसपे अगर आप एक्ट करें तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है टेस्टिंग का। टेस्टिंग करने से ही क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। टेस्टिंग करने से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इट्स एन इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब आप यही नैरेटिव दूसरों को बताएंगे कि भाई मैं जो करता हूं काम, या मैं जो करती हूँ काम, उसके बेसिस पे मेरी कंपनी ये डिसाइड कर पाती है कि ये प्रोडक्ट के फीचर्स को हम इस तरह से इंप्रूव करें, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो आपकी इज्जत कमेगी नहीं, आपकी इज्जत बढ़ेगी। लोग फिर आपसे आके पूछेंगे कि अच्छा मेरा ये प्रोडक्ट वो नहीं कर पा रहा है जो मुझे चाहिए, या कस्टमर का उस तरह से फीडबैक नहीं आ रहा है, क्या तुम देख के बता सकते हो कि क्या चल रहा है? तो हम लोग बेसिकली एक इतने नोबल प्रोफेशन में है, एक इतने अच्छे प्रोफेशन में है, जहां पे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की नेगेटिव चीजों को नहीं, एक प्रोडक्ट की अच्छी चीजों को भी आगे लेके आते हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रीमयार्ड के अच्छे फीचर्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीमयार्ड के सभी फीचर्स एकदम चकाचौंध है, ब्रिलियंट है। मुझे मालूम है ये स्ट्रीमयार्ड पे रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सुनने वाले स्ट्रीमयार्ड के जो इंजीनियर्स हैं, अगर कोई सुन रहा है तो वो ये इस चीज को पॉजिटिव ले ले कि स्ट्रीमयार्ड कोई परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन उसने लोगों की काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो काफी सारे कंपैरेटिबल जो सॉरी कंपैरिजन में आने वाले जो सॉफ्टवेयर है उनके मुकाबले में स्ट्रीमयार्ड काफी बेटर है। और ऐसा नहीं है कि इकलौता स्ट्रीमयार्ड ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस तरह के आपको फीचर्स दे रहा है। रीस्ट्रीम बोल के एक और है, वो भी आपको देता है। तो इस तरह के स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर और भी हैं जो आपको रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग की फैसिलिटीज देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरह से आप जो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो मार्केट में,
क्या वो इकलौता प्रोडक्ट है जो आपको वो फैसिलिटीज दे रहा है? अगर नहीं है तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट क्या है, उनके बारे में आपको क्या पता है, क्यों उनकी क्वालिटी कम या ज्यादा है आपके प्रोडक्ट के मुकाबले, लोगों का क्या परसेप्शन है, ये सब जानना बहुत जरूरी है और इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे हम अपनी वैल्यू नहीं बता पाएंगे, और जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे लोगों की नजरों में हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी। टेस्टिंग के बारे में बात करो, अपने काम के बारे में बात करो, सीखो सिखाओ, अपनी इज्जत खुद ही बढ़ाओ यार, सीधी सी बात है। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजर हमको रिस्पेक्ट नहीं करता। वो उस दिन रिस्पेक्ट करेगा जिस दिन आप बोलोगे कि भैया ये प्रोडक्ट की ये हालत है, आप इसमें ये इम्प्रूवमेंट्स करोगे तो ये प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा। लोग अपने आप आपको दूसरी नजर से देखने लगेंगे। लोग बोलेंगे कि नहीं, तू सिर्फ एक टेस्टर नहीं है, तू एक अच्छा कंसल्टेंट भी है, यू आर गाइडिंग अस टू मेक बेटर सॉफ्टवेयर। तो जिस दिन वो नैरेटिव बिल्ड होगा, जिस दिन हम अपने टेस्टिंग के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे, उस दिन अपनी इज्जत अपने आप आएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये रीजन है कि हम लोग ऐसा टेस्टर खुद को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ये भी एक रीजन है कि टेस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है अरे ये तो सिर्फ टेस्टिंग करेगा, क्लिक करेगा बटन, वो तो हम भी कर सकते हैं। वो एक 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 बहुत ही मशहूर कहावत है टेक दुनिया में, एनीबडी कैन टेस्ट बट कैन द पर्सन टेस्ट वेल? क्या वो अच्छी तरह टेस्ट कर सकता है? टेस्ट तो सभी कर सकते हैं। मैं अपने 6 साल के बेटे को बोलूं कि भैया ये चला ले, चला तो लेगा वो, लेकिन क्या वो उसको उस तरह से टेस्ट कर पाएगा? ऐसा नहीं है, बग्स भी निकालता है वो, बोलेगा देखो ये अटक रहा है, देखो ये यहाँ फट रहा है, हाँ वो ऐसा ऐसा बोल देता है। लेकिन अगर वो चीज मैंने भी निकाली है तो मैं सोचूंगा अच्छा ये तो मैंने भी निकाली, कौन सी बड़ी बात है, मैं उसकी उतनी इज्जत नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन उसने एक ऐसा फ्लॉ बता दिया कि अच्छा देखो ये मैं इस तरह से इसको यूज कर रहा था और ये नहीं चला, मैं उस दिन से उसको दूसरी नजर से देखूंगा, तो वो अपने आप को बेटर प्रोजेक्ट कर पाएगा। एक चीज होती है, मैंने इसके इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था, किसी भी प्रोडक्ट में मैं हमेशा यूजर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट में जो हम यूजर एक्सपीरियंस या यूएक्स की बात करते हैं ना, वो क्या है, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नीड्स प्लस यूजर बिहेवियर। वो यूजर की क्या जरूरत है और उस यूजर का उस प्रोडक्ट को लेने के बाद यूज करने का क्या बिहेवियर है, उसको आप अगर पूरी जर्नी को अगर आप देख लोगे, यूजर जर्नी जिसे हम बोलते हैं, उसको आप अगर स्टडी कर लोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे टेस्टर बन सकते। और जिस दिन आपने ये वैल्यू प्रोजेक्ट करनी शुरू कर दी अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में, उस दिन वो आपकी इज्जत करेंगे अपने आप। ठीक है, आप लिंक्डइन पे जाके देख लो, आपको अनगिनत पोस्ट मिल जाएंगे बेसिक बातें करते हुए। मैं बोलता 2024 हो गया, लोग आज भी स्मोक्स सैनिटी पे डिबेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार, मुझे ये बताओ। अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को शेयर करो कि मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा था, उसमें मुझे ये चैलेंजेस आए, मुझे लगता है कि ये इस तरह से यूज होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल वापस, टूथपेस्ट टूथब्रश उस टाइप का एग्जांपल है ये भी। एक कंपनी है लाइजन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाती है, वो जो रहता है ना बटन से चलने वाला। मैं एज अ केस स्टडी मैं देख रहा था उनकी, सिर्फ आप अगर आप पैकेजिंग देखोगे, उन्होंने क्या किया है, एप्पल प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है सेम टू सेम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर दी है, सेम टू सेम। उनके प्रोडक्ट जब आपको अनबॉक्सिंग करोगे तो सेम पैटर्न है, आपको जो प्लास्टिक होता है वो निकालना पड़ता है, फिर बॉक्स में से जिस तरह से निकलता है
जिस तरह से रखा रहता है, नीचे चार्जिंग केबल उसी तरह से बॉक्स किया हुआ है, एकदम सेट किया हुआ है, एकदम वैसा ही है। हाँ, फिर जो ब्रश के जो हेड्स आते हैं वो अलग अलग हैं, उस पर आप फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकते हो लगा के। हाँ, तो आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लाइजन ने नहीं बनाया, ये एप्पल वालों ने बनाया। तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू, जो क्वालिटी है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका, वो तुरंत आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि हाँ भाई, ये तो बढ़िया प्रोडक्ट ही होगा। हो सकता है कि उसकी फंक्शनैलिटी में फ्लॉज हो, लेकिन उस चीज पे आपका ध्यान बहुत बाद में जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पैकेजिंग क्वालिटी पे बहुत फोकस किया कि पहला इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आपने सवाल की थी टेस्टर की इज्जत की, तो वहां पे जो क्वालिटी में बंदा काम कर रहा है, जो बंदा टेस्टिंग कर रहा है, उसमें से किसी ने तो ये सजेशन दिया होगा, या प्रोडक्ट मैनेजर को, या यू नो जो प्रोडक्ट ओनर है उसको ये आइडिया आया होगा कि हम इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी टेस्टिंग हुई होगी। उसके बाद में ये बताया गया होगा कि भैया आप इस तरह से पैकेज करके दोगे लोगों को तो अच्छा लगेगा। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्वालिटी की हम बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट है जो क्वालिटी में, मतलब आप कहोगे कि नहीं, मेरे हिसाब से ये क्वालिटी, अगर मैं इसकी रेटिंग करूं तो मैं इसको 10 में से 8 दूंगा, लेकिन मैं उसी प्रोडक्ट को यूज करूं और मैं बोलूं कि नहीं भैया, इसको तो मैं 10 में से 10 दूंगा। आपकी नज़र में जो अच्छी क्वालिटी है, वो मेरी नज़र में या फिर खराब हो सकती है, या फिर बुरी हो सकती है, या फिर सेम हो सकती है। क्वालिटी इज सब्जेक्टिव। तो जो क्वालिटी का नैरेटिव है वो नहीं चल सकता। अगर आपको टेस्टिंग के बारे में बतानी है तो आपको टेस्टिंग का नैरेटिव देना पड़ेगा। आपको टेस्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में किस तरह से वैल्यू देते हो, आपकी वजह से किस प्रोडक्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस यूजर को क्या फर्क पड़ा है। जिस दिन आपने ये बताना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी इज्जत अपने आप बढ़ी। मैं आपके सवालों के बहुत लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है, मतलब बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो लोग भी सोचेंगे इसके बारे में। हाँ, तो फिर मेरा मकसद यही रहता है कि लोग थोड़ा सोचे, थोड़ा सा ऐसा। तो प्रियेश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हम लोग ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोस के बारे में बात की, कॉन्स के बारे में बात की। तो अगर 2024 में कोई एक फ्रेशर है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं, तो क्या एक फ्रेशर को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा करियर चूज करना चाहिए 2024 में? क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करो भाई, जरूर करो। देखो, जब तक प्रोडक्ट बनते रहेंगे तब तक टेस्टिंग तो जरूरी है। टेस्टिंग एक ऐसा स्किल है जो, जब तक प्रोडक्ट बनेंगे तब तक टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। आपको टेस्टर की भी जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग कंटिन्यूसली करती रहनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने के लिए आपको एक कंटिन्यूस लर्नर बनना पड़ेगा। आपको जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया, हो गया खत्म, नहीं अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी हर रोज इवॉल्व हो रही है, हर रोज कुछ नया आ रहा है। उसी तरह से डेवलपमेंट के तरीके बदल रहे हैं, टेस्टिंग के तरीके बदल रहे हैं। अब और आप एक सिंपल चीज देखो, अगर आप फेसबुक को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप अमेजोन को टेस्ट कर रहे हो, अमेजोन की वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, और अगर आप जूम को टेस्ट कर रहे हो, हर एक, तीनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तीनों को टेस्ट करने का तरीका भी अलग अलग है, तीनों के लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी अलग अलग है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। अगर आपको एक अच्छा टेस्टर बनना है तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप ये सभी सॉफ्टवेयर एक सर्टेन लेवल पे आके आप एक टेस्ट उसको टेस्ट कर सको। टेस्टिंग में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बहुत। क्या आप उस उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, उस पर ये आपका कॉन्स्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हो कि 2024 में किसी को
टेस्टिंग एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा जरूर लेना चाहिए। ये जमाना एआई का जमाना है। हम काफी सालों से कह रहे थे एआई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च करके बोल दिया कि टेस्ट एआई तो आ गया है भैया। अभी और आ रहा है मत बोलो, अभी आ गया है। अभी इसके साथ क्या करना है करो। और उसके बाद आप देखोगे तो हर रोज कोई नया टूल बना रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, 5 न्यू एआई टूल्स, मैं आपको बताता हूँ 10 नए एआई टूल्स, मैं आपको बताता हूँ 50 नए एआई टूल्स। यही चल रहा है ना। एआई वर्ड हर जगह पे आ रहा है। मेरे वॉशिंग मशीन में भी एआई है, मेरे टूथब्रश में भी एआई है, मैं जिस माइक से बात कर रहा हूँ उसमें भी एआई है। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आज की डेट में जब एआई आ गया है तो टेस्टिंग की तो और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एआई आपकी मदद तो कर देगा, लेकिन उस एआई को टेस्ट करने के लिए कोई तो चाहिए। या फिर उस एआई को यूज करके आप टेस्ट कैसे करोगे, वो भी तो आपको सोचना चाहिए। आपके टेस्टिंग टूल्स में भी एआई है, एआई एनेबल्ड फीचर्स। आजकल हर टूल ये बोलता है, चाहे वो सेल्फ हीलिंग हो या कुछ भी हो। लोग तो बात करते हैं ना कि मेरे टूल में तो एआई है, मैं तो लोकेटर्स ऐसे ही जनरेट करके दे देता हूँ। वो सही है गलत है वो बात की बात है, उसको डिबेट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर मेरा टूल है जो एआई की मदद से आपको 5,000 टेस्ट केस लिख के दे सकता है 10 मिनट में। 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट, जो भी ऐसे बोलते हैं ना टूल्स, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, या फिर उन टूल्स को यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो कौन करेगा? टेस्टर ही करेगा। तो भैया 2024 में टेस्टर्स तो बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा ही चाहिए। फ्रेशर्स अगर आना चाहते हैं टेस्टिंग में, जरूर आओ, लेकिन सीखो। तो ब्रिजेश, लेकिन मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली टेस्टिंग की बात करते तो आपको क्या लगता है, ऐसा हो गया कि ऑटोमेशन एक नेसेसरी स्किल हो गया अभी एक टेस्टर के लिए? ऑटोमेशन ऑटोमेशन से ज्यादा मैं कोडिंग की बात करूंगा। ठीक है। कोडिंग और ऑटोमेशन कोरिलेटेड है, बट सेम नहीं। ठीक है। ऑटोमेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है आज की डेट में। हर सॉफ्टवेयर ऑटोमेट हो रहा है, उसके टेस्टिंग के तरीके भी ऑटोमेट हो रहे हैं। ठीक है। आप कोड के जरिए ऑटोमेशन को बहुत फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ऑटोमेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है आज की डेट में। मेरे हिसाब से हर टेस्टर में वो स्किल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके लिए आप करोगे क्या, सीखोगे कैसे? जब तक आप ये सोच रहे हो कि नहीं भैया मुझे कोई टेस्ट केसेस लिख के देगा, उसके बाद में मैं उसको ऑटोमेट करूंगा, या फिर कोई टूल है जो मुझे चला के देगा, ये काफी साल पुरानी सोच है। आपको नए सिरे से ऑटोमेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। जब एक्सेल में आप 4 नंबर लिखते हो और ऊपर जाके वो सम का बटन दबाते हो, तो वो आपको नीचे उसका सम बता देता है। या फिर आप नीचे जाके एक फॉर्मूला टाइप करते हो, सम इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट कॉलम कोलन सेकंड कॉलम, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हो। आपने फॉर्मूला लिखा। क्या कर रहे हो आप? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ही तो कर रहे हो। सिंपल सी चीज है। उसके बाद में आप नंबर्स चेंज करो, वो ऑटोमेशन होता रहेगा। आपने जब तक अपने सम वाले फॉर्मूले को चेंज नहीं किया, वो करता रहेगा वही काम। तो एक बार कर लिया आपने, उसके बाद में ऊपर आप नंबर्स कितने भी चेंज कर लो, हर बार आपको उसका सम दे देगा। ऑटोमेशन हर जगह है, हर कोई कर रहा है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं हर कोई कर रहा है। ठीक है। तो ऑटोमेशन इज अ गिवन मेरे हिसाब से। और ऑटोमेशन आप सीख सकते हो। ठीक है। ये एक ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हो। लेकिन कोडिंग
उस ऑटोमेशन को काफी आगे लेके जाता है। अगर आपको यही जो आपने काम किया है मैक्रो के थ्रू करना आ गया और आपने यही फॉर्मूला उस एक्सेल के वर्कबुक में जितनी शीट्स हैं सभी शीट्स में अप्लाई कर दिया थ्रू अ मैक्रो, तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा। वो है ऑटोमेशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाना। मैंने इसलिए कहा कि ऑटोमेशन और कोडिंग जो है वो कोरिलेटेड स्किल्स है। कोडिंग आपके ऑटोमेशन स्किल्स को एनहांस करता है। मेरे हिसाब से टेस्टर्स को कोडिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। उसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा है एक फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं उसको। अगर मैंने कोड लिखा और वो कोड नहीं चला तो क्या हो? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोड लिखते हैं, कोड लिख के उसको कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं, तो नीचे का जो टैब है कंसोल है वहां पे रेड में सारे एरर्स आ जाते हैं। वो लाल देख के ना हम लोग डर जाते हैं, अरे यार इतना लाल, अनसक्सेसफुल, फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। वो लाल को ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करना है, हरे में कैसे कन्वर्ट करना है, वो जरूरी है। हाउ डू आई टर्न दोज रेड्स इनटू ग्रीन्स शुड बी द क्वेश्चन। आप धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम, एक एक एरर को टैकल करो, उसको समझो कि कैसे सॉल्व किया है, कोड में क्या चेंजेस करो। कई बार होता है कि एक सेमीकोलन मिस कर दिया, सिंटैक्स एरर जो इजीली रिजॉल्व हो जाता है। एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप से सही करने लगोगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको ये फियर ऑफ फेलियर भगाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात ऑटोमेशन के एक्सपर्ट बन जाओगे या कोडिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे, नहीं। अपने आप को वक्त दो, 6 महीना, 1 साल, जो भी है वो उतना वक्त दो और विद डेडिकेशन उस चीज पे फोकस करो। जावा क्या करता है, किस तरह से करता है, पाइथन क्या करता है, किस तरह से करता है। क्या मैं सेम प्रॉब्लम को जावा और पाइथन दोनों से कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो करके बताओ, करके देखो कि डिफरेंसेस क्या है, तो आप तभी आप सीखोगे। जो मैं कहता हूँ, कई बार मैंने बहुत सारे टेस्टर्स से बात की है, फिर मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे ऑटोमेशन पसंद नहीं है। उनसे पूछो कि क्यों पसंद नहीं है, तो कोई खास वजह नहीं बता पाते। मैं आज आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से, मैंने फुल ऑन रिसर्च तो नहीं किया, बट मैंने कई सारे टेस्टर्स से बात की और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस इज द फियर ऑफ फेलियर। डर रहता है लोगों में, नहीं चला तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। शुरू शुरू में सबका फेल होता है। लोग बोले नहीं मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है ये। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर ब्लेस्ड विथ लॉजिक। तुम लॉजिकल हो। हर ह्यूमन बीइंग में लॉजिक है। वो लॉजिक की वायरिंग अपने आप हो रखी है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो तार खुलने चाहिए। जब तक ऐसे तार जुड़े हुए रहेंगे ना, तब तक काम नहीं होगा। और वो तार तभी खुलेंगे जब आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे, सीखोगे। हम बचपन में देखते थे मैगजीन्स के पीछे, कॉमिक बुक्स के पीछे, न्यूज़पेपर में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे। देखा हुआ आपने, न्यूज़पेपर में आते हैं संडे या सैटरडे संडे, ऐसे रहते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। या फिर अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उनको तो मैंडेटरी है। तो वो लॉजिकल रीजनिंग जब आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा। उसको डेवलप करने की जरूरत है। वो आप में है। हर टेस्टर, हर इंडिविजुअल, टेस्टर ही नहीं, हर इंडिविजुअल में है वो लॉजिकल एबिलिटीज। छोटे बच्चों को कुछ टास्क दो, वो लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसके बाद ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग दो,
वो अपना दिमाग लगाएंगे, तो वो लॉजिकल एबिलिटी छोटे बच्चे में भी रहती है, आप में भी है। तो अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं भाई मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता, नहीं आपका डर है जो बोल रहा है, उस डर को हटाओ, माउंटेन ड्यू पियो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। शुरू में जब कोडिंग शुरू की थी मैंने, मुझे भी लगता था मुझसे नहीं होगा, डरता था मैं। एक बार किया, दो बार किया, जब समझ में आने लगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, मजा आने लगा फिर। और जब आप एक बार वो मजा आने लगे ना, तो आप करते रहोगे। तो जो एक्सपर्ट ऑटोमेशन में जो लोग हैं, जो कोडिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करो, वो इतना पैशनेटली क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनको मजा आता है उस चीज में। फिर वो आपको नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एसडेट्स हैं, सीनियर एसडेट्स हैं, आर्किटेक्ट लेवल पे हैं, सीनियर लेवल पे हैं, या फिर कई सारे ऐसे हैं जो एकदम ऑटोमेशन में नए नए हैं, लेकिन उनको मजा आ रहा है। तो वो ना एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे ना उनको नहीं फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको क्या प्रॉब्लम दे रहे हो, वो आपको ऐसे सॉल्व करके दे देंगे। तो यू शुड स्टार्ट एंजॉयिंग इट, तब आपको जिंदगी काफी आसान लगेगी। तो ऑटोमेशन मेरे हिसाब से किसी भी टेस्टर के लिए एक जरूरी स्किल है। कोडिंग का स्किल बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन सिर्फ कुछ मैनुअल टेस्ट केसेस को ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाने का नाम ऑटोमेशन नहीं है। इस सोच को पीछे छोड़ो। ऑटोमेशन में बहुत कुछ हो सकता है, मैं 2-3 दफा बोल चुका हूँ। आप टेस्ट डेटा जनरेट कर सकते हो, टेस्ट रिपोर्ट्स बना सकते हो, टेस्ट एनवायरनमेंट अपनी मर्जी से स्पिन अप कर सकते हो, डेटा एनालिसिस में यूज कर सकते हो। आप ऑटोमेशन से काफी कुछ कर सकते हो, बशर्ते आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हो। तो कोडिंग सीखने पे फोकस करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, वरना उसके अलावा उसके उसके बिना कोई चारा नहीं। हम्म, तो ब्रिजेश, आप नॉर्मली इंटरव्यूज भी लेते रहोगे, तो अगर आप एक टेस्टर का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप क्या देखते हो? अगर आप, मैं ऐसे पूछूंगा 3 to 5 क्वालिटीज एक टेस्टर में, आप क्या देखते हो जब आप इंटरव्यू लेते हो तो? बहुत अच्छा सवाल है ये। इंटरव्यूज को लेके भी मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो काफी लोगों को हजम नहीं होता। ये ऐसे कैसे बोलते? मेरे हिसाब से हमें थियोरिटिकल इंटरव्यूज जो हैं, जो हम लेते हैं, क्वेश्चन पूछा मैंने, आपने आंसर दिया, उस तरह के इंटरव्यूज बंद कर देने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जब इंटरव्यूज लेता हूँ, मैं काफी प्रैक्टिकल इंटरव्यूज लेता हूँ। हाँ, पहले मेरा ये रहता है कि हाँ भाई मैं कैंडिडेट से मिल लूँ, देख लूँ कि उनकी जो वाइब है, उनका जो प्रेजेंस है, क्योंकि उनको, मेरे को उनके साथ काम करना है या पूरी टीम को काम करना है, उसके लिए वो फिट है या नहीं। तो मेरे इंटरव्यूज जो हैं काफी प्रैक्टिकल होते हैं, और मैं बिहेवियरल स्किल्स पे बहुत जोर देता हूँ कि आपका बिहेवियर कैसा है। मैं सिचुएशनल क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करता हूँ। क्वेश्चंस मैं भी पूछता हूँ, लेकिन वो सिचुएशंस पे है। मैं, जब कोई कैंडिडेट बोलता है कि मैं 6 साल का एक्सपीरियंस या 8 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, तो मैं उनके एक्सपीरियंस को टटोलने की कोशिश करता हूँ कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस है या इन्होंने इतने दिन बिताए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या, वो वाकई में, वो जो वर्ड है एक्सपीरियंस, क्या वो वाकई में एक्सपीरियंस है या सिर्फ मैंने टाइम पास किया है वो? क्योंकि मान लीजिए आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास भी 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप गए, आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने सीखा, आपने टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज पे फोकस किया, आपने टेस्ट डिजाइन पे फोकस किया, टेस्ट इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस किया, नया आइडियोलॉजीज लेकर आए, नई अप्रोच एक लेकर आए। और मैंने सिर्फ 8 साल उस कंपनी में टाइम निकाला, हर महीने के एंड में मैं सैलरी का इंतजार करता रहा, सिर्फ इतना ही करता रहा कि मुझे जो काम दिया मैंने वो करके दे दिया, मैनेजर ने बोला ये कर, मैंने वो करके दे दिया। तो सही मायने में आपके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। 8 साल कहने को मेरे पास भी है, लेकिन वो टाइम पास है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ ये जानने की कि वो 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है या 8 years ऑफ टाइम पास। ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ा स्किल
किसी भी टेस्टर में है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा स्किल है। रिक्वायरमेंट आया, रिक्वायरमेंट उठा के मैंने टेस्ट केस लिखना शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसा टेस्टर है, मैं उसको कभी सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर रिक्वायरमेंट देख के तुम्हारे मन में सवाल नहीं आते हैं तो तुम एक अच्छे टेस्टर नहीं हो। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, एक अच्छा टेस्टर वो है जो सोचता है, और एक बहुत अच्छा टेस्टर वो है जो सोचने के बाद सवाल पूछता है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको अच्छा टेस्टर बनना है कि बहुत अच्छा टेस्टर बनना है। अगर आप बहुत अच्छा टेस्टर बनना चाहते हैं तो आप सवाल पूछो। लोग बोलेंगे अरे नहीं यार, मैंने सवाल पूछा तो लोग बोलेंगे सिली क्वेश्चन, तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब है। कोई भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं होता, आंसर सिली होता है। जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन का इन्वेंशन किया था कई साल पहले, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था ना कि क्या एक मेटल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो हवा में उड़ सकता है या नहीं। वो था ना उनका पहला सवाल। उन्होंने थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उसको उड़ा के दिखाया ना। अगर वो सवाल शुरू शुरू में कुछ क्या बोलता है यार, एल्यूमिनियम का पीस उड़ेगा कैसे। आज देखो एल्यूमिनियम के बड़े बड़े ट्यूब्स उड़ते हैं आसमान में, इतने सारे लोगों को लेके उड़ते हैं। तो शुरू में किसी ने कहा होता कि ये सिली क्वेश्चन है और उसको कैंसिल कर दो, तो नहीं होता ना। इसीलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए पहला स्किल है क्वेश्चनिंग एबिलिटी। दूसरा स्किल है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, कितनी गहराई से ऑब्जर्व कर सकते हो, और उन ऑब्जर्वेशंस को आप किस तरह से नोट करते हो। तीसरी जो सबसे बड़ी स्किल है, लोग इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूं कि ये एक फंडामेंटल स्किल है टेस्टिंग में, वो है स्टोरी टेलिंग। आपने जो कुछ देखा, जो कुछ टेस्ट किया, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपने सवाल पूछे, उसको आप एक स्टोरी के मीडियम से एक्सप्रेस कैसे करते हैं। हम कहते हैं ना बग रिपोर्ट, बग रिपोर्ट। बग्स के बारे में हम लिखते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी टूल ले लिया, जैसे जीरा हो गया, जीरा के फील्ड्स भर दिए, काम खत्म। नहीं, मेरे को सिर्फ उतने से काम नहीं चलता मेरा। इफ यू कैन टेल दैट टू मी इन अ वे आई कैन रिलेट टू इट, अगर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, व्हाट्स योर स्टोरी अबाउट दैट बग, तुमको वो मिला कैसे, किस सिचुएशन में थे, ऐसा क्या कर रहे थे, क्या कोशिश कर रहे थे कि जिसको करते वक्त तुमको वो बग मिला। जब ये चीज क्लियर हो जाती है, जब मैं उसको एक स्टोरी के जरिए बता सकता हूँ, तो मेरा स्किल लेवल बढ़ जाता है। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत जरूरी स्किल है। उसके बाद चौथा स्किल जो मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ किसी भी टेस्टिंग में, वो है इंटरेक्शन लोगों के साथ। तो मैं आमतौर पे ये कोशिश करता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू लूँ तो मेरे टीम का जो सबसे जूनियर बंदा है वो मेरे साथ रहे, या उस बंदे को ले जाके मैं फ्लोर पे ले जाके टीम से मिलाता हूँ और बोलता हूँ इंटरेक्ट करो। अगर कोई बंदे को टीम में काम करना है और वो अपनी ही दुनिया में मग्न है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, कस्टमर से उसकी इंटरेक्शन नहीं होगी आगे चल के, हेजिटेशन एक रहेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो प्रॉब्लम दिखे तो ये बोले कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, हाँ इसको हमें सॉल्व करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये रिलीज में ये प्रॉब्लम फिक्स होनी चाहिए। हाँ, अपना ओपिनियन दे सके, ऐसा कोई बंदा चाहिए मुझे। तो इंटरेक्शन चौथा, और सबसे बड़ा पांचवा और सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये सब होने के बाद मैं फोकस करता हूं टेस्टिंग स्किल्स पर। टेस्टिंग के बारे में आपको क्या आता है, आपने आज तक क्या टेस्ट किया है, उस टेस्ट की वजह से आप कितना वैल्यू प्रोड्यूस कर पाए। लोग बोलेंगे अच्छा मैंने तो अपने करियर में 5,000 बग्स निकाले, बहुत बढ़िया। उन 5,000 बग से किसको क्या फर्क पड़ा, क्या आपने कस्टमर के इश्यूज रिजॉल्व किए,
या आपके बग्स ऐसे बग्स थे जिससे जो कभी किसी कस्टमर को नहीं मिल सकते, या सिंपल कॉस्मेटिक बग्स निकाले। मैं सिंपल कॉस्मेटिक बग्स 5,000 निकाल के बोल दूंगा मैंने 5,000 बग्स निकाले। मैं आपको एक इस पे भी एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। तो इंटरव्यू में जाने से पहले, मतलब इंटरव्यू में बुलाने से पहले, मैं वहां पे बैठ के अपने फोन में वो कंपनी का वेबसाइट देख रहा था। उस वेबसाइट में टेस्टिंग का जो पेज था, उस पेज में एक पैराग्राफ 3 बार रिपीट हुआ था। टेस्टिंग का पेज है वो उनका, कस्टमर फेसिंग है वो वेबसाइट, और उसमें वो पैराग्राफ 3 बार रिपीट हुआ। काफी लंबा टेक्स्ट था, कोई 10-12 पैराग्राफ था, लेकिन वो जो एक पैराग्राफ है वो रिपीट हुआ। वो शायद टेम्पलेट कॉपी करने के चक्कर में कॉपी पेस्ट किया होगा, लेकिन बाद में डिलीट ही नहीं किया, जो भी। खैर, तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ तो हुआ। उसके बाद में मैंने बोला कि सर मुझे एक बात बतानी थी। मैंने इंटरव्यूअर को बोला। तो इंटरव्यू लेने वाले जो थे वो कंपनी के डायरेक्टर थे। बाकी क्या है, मैंने बोला सर आप अपने कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे? बोला कि हाँ। तो स्क्रीन पे था, प्रोजेक्टर से चलाया, कंपनी की वेबसाइट में गए। मैंने बोला सर अब आप अपने टेस्टिंग पेज पे जाइए। मैंने बोला सर पढ़िए। पढ़ने लगे तो मैंने बोला सर एक पैराग्राफ 3 बार रिपीट हुआ, क्यों? उन्होंने कहा ये तो हमने देखा ही नहीं, कोई बड़ा बग नहीं है ये, ठीक है, इट्स एन एब्सोल्युटली लो सिवियरिटी बग, लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, कस्टमर फेसिंग है। कस्टमर, अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपको टेस्टिंग का प्रोजेक्ट दे, तो वो तो नहीं देगा कभी। बोले भैया तुम्हारी वेबसाइट में ही टेस्टिंग बराबर नहीं हुई है, समझ रहे हो? तो ये देख के वो डायरेक्टर खुश हो गया। वो बोला यार तूने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी हमारी, हम ये सोच रहे थे कि हमें टेस्टिंग के कस्टमर्स मिल क्यों नहीं रहे, आज हमें अच्छा। बता वजह पता चल गई। तो दैट इज दैट इज द डिफरेंस दैट यू कैन ब्रिंग। तो अपनी टेस्टिंग स्किल्स पे फोकस करो, टेस्टिंग के बारे में बताओ, अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करो। जो मैं सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछता हूँ उसमें पूछता हूँ कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन में पढ़ना पड़ा जहां पे आपने कस्टमर से बात करी, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, तो आपने उसको हैंडल कैसे किया अगर कोई कस्टमर जो था वो थोड़ा सा टेढ़ा था। ये सब चीजें हैं जो मैं देखता हूँ आमतौर पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं पर वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो ब्रिजेश, नॉर्मली आप ये तरीके से इंटरव्यू लेते हो, लेकिन आजकल जो मैंने प्रोसेस देखा, आप करेक्ट करना और आपका पर्सपेक्टिव भी बताना कि आजकल कैसे होता है, अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली कोडिंग ही होता है, शायद 1 राउंड 2 राउंड कोडिंग ही होता है, और फिर अगर आप पास करो तो आपको टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, करंट हायरिंग प्रोसेस करेक्ट है या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? पूरा चेंज हो जाना चाहिए, अच्छा। पूरा का पूरा चेंज हो जाना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन से प्रॉब्लम है, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन में ही आप टेस्टिंग का जिक्र नहीं करते हो, आप 50,000 टूल्स के बारे में बता देते हो। कई कई बार जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप इंटरव्यूज में जाते हो, 3 राउंड कोडिंग के इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद एक मैनेजर का राउंड होता है, उसके बाद बोलते हैं कि टेस्टिंग करो। बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। इवन इफ यू आर हायरिंग फॉर एन ऑटोमेशन टेस्टर, अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर को भी हायर कर रहे हो, आपको सबसे पहले उससे टेस्टिंग के सवाल पूछने चाहिए। पहला राउंड टेस्टिंग का होना चाहिए, क्योंकि वो आप चाहे एसडेट हायर करो, चाहे सीनियर ऑटोमेशन आर्किटेक्ट हायर करो, चाहे एक टेस्टर हायर करो, उनका बेसिक स्किल टेस्टिंग है। तो आप फंडामेंटल स्किल सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए। हायरिंग प्रोसेस में बहुत गड़बड़ है, पूरा का पूरा हायरिंग प्रोसेस चेंज होना चाहिए। जो रिक्रूटमेंट वाले हैं या हायरिंग मैनेजर्स हैं, वो जब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो टेस्टिंग का फोकस ही नहीं रहता उनका। मैंने कई जॉब डिस्क्रिप्शंस देखी हैं जहां पे टेस्टिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि ये लोग शायद अज्यूम कर लेते हैं
कि नहीं भैया ये तो एक्सपर्ट टेस्टर है। फिर इंटरव्यू होने के बाद में कंप्लेन करते हैं, यार इसको तो टेस्टिंग ही नहीं आती। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी, कई लोग ऐसे हैं जो ऑटोमेशन, ठीक है, उनका पैशन बन गया है। कुछ लोगों का ये भी है कि भाई ऑटोमेशन में पैसे अच्छे हैं तो मैं ऑटोमेशन ही करूंगा। हाँ, तो कोडिंग सीख लेते हैं, ऑटोमेशन सीख लेते हैं और ऑटोमेशन में घुस जाते हैं। उसके बाद फिर वो शिकायत करते हैं कि भैया मुझसे तो मैनुअल टेस्टिंग करवा रहे हैं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक टेस्टर हो, और अगर तुम्हारे पास ऑटोमेशन स्किल है और तुमने ऑटोमेशन पे इंटरव्यू दिया है तो उस ऑटोमेशन को तुम इंप्लीमेंट करो, तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आजकल ज्यादातर जो टूल्स यूज हो रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, लोग सेलेनियम यूज करते हैं ना। सेलेनियम के लिए कितना पैसा खर्चा करती है कंपनी? सेलेनियम तो ओपन सोर्स है यार, तो किसने तुमको रोका है वो इम्प्लीमेंट करने से? नहीं मुझे तो मैनुअल टेस्टिंग करा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऑटोमेशन से वहां पे वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हो तो करो। फिर तुम इंटरव्यू प्रोसेस को ब्लेम मत करो। और जहां तक मैनेजर्स का सवाल है, जहां तक रिक्रूटमेंट टीम का सवाल है, सबसे पहले अपने जॉब डिस्क्रिप्शन पे फोकस करो। लोग बात करते हैं ना शिफ्ट लेफ्ट, टेस्टिंग शुड बिगिन अर्ली। पता है अल्टीमेट शिफ्ट लेफ्ट क्या है? तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन शुरू होता है शिफ्ट लेफ्ट, हायरिंग द राइट गाई, दैट इज वेयर शिफ्ट लेफ्ट बिगिंस। क्या तुमने सही कैंडिडेट हायर किया है टेस्टिंग करने के लिए? ये तुम्हारे शिफ्ट लेफ्ट का पहला कदम है। और टेस्टिंग के लिए अगर तुमको सबसे सही बंदा हायर करना है तो तुम्हें इस बात पे जोर डालना पड़ेगा कि उस बंदे को टेस्टिंग आती हो। ऑटोमेशन कोडिंग ये तुम सिखा सकते हो, लेकिन तुम ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि उस बंदे को टेस्टिंग आती होगी। मैं कई मैनेजर्स से, कई सीनियर लीडर्स से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार हमने 100 इंटरव्यू लिए, उसमें से एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको टेस्टिंग आती हो ढंग से। और ऐसा नहीं है कि बेसिक टेस्टिंग शायद कर लेते होंगे लोग, लेकिन सिचुएशन जो है, कॉन्टेक्स्ट, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आके वो अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सोच उतनी डेवलप की ही नहीं। उन्होंने फोकस किया कोडिंग पे, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कोडिंग सीखी, इंटरव्यू क्लियर हो गया, जॉब मिल गया, मुझे इतना बड़ा पैकेज मिल गया, खत्म मेरी जिंदगी। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। जो वर्ड है टेस्टिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो, उसको ग्रामर में अगर चेक करोगे टेस्टिंग आईएनजी है उसमें, मतलब इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। वो आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। जब तक आपने वो नहीं किया तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं भैया, और एज्यूम नहीं कर सकते आप कि इसको टेस्टिंग आती होगी। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मैं ऑटोमेशन के लिए हायर करूंगा तो मुझे सिर्फ एक कोडर ही चाहिए, तो डेवलपर को ले लो। कोडिंग में ही एक्सपर्ट चाहिए ना, तो आपको डेवलपर ले लो यार। आपको चाहिए कोई ऐसा बंदा जिसमें वो माइंडसेट हो टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। तो अगर वैसा बंदा चाहिए आपको, तो आपको उस तरह के स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि पूरा का पूरा प्रोसेस रिवैम्प होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए, नए तरीके इंट्रोड्यूस होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी इंटरव्यू में बुलाया और आप उसको बुला के सवाल पूछ रहे हो। टेस्टिंग के इंटरव्यूज भी प्रैक्टिकल होने चाहिए। कैंडिडेट्स को दे दो एप्लीकेशन, बोलो ये मेरा एक एप्लीकेशन है, इसको टेस्ट करके इंटरव्यू में जब आप आते हो तो इसका टेस्ट रिपोर्ट लेते हुए आना। करने दो उसको घर पे बैठ के टेस्टिंग। फिर जब आए तो बोलोगे अच्छा आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, बताओ मेरे को, मेक इट मोर प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम क्या है उसमें? और आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो तो सबको सेम एप्लीकेशन दे दो, सारे कैंडिडेट्स को, देखो किस तरह से टेस्ट करते हैं। कुछ बग्स कॉमन होंगे, कुछ बग्स अलग अलग होंगे, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, आपका फिल्टरिंग वही हो गया।
आप बैठ के आके क्यूए नहीं कर रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब दे रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब दे रहे हो। एंड ऑफ द इंटरव्यू में आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? नो क्वेश्चन सर, खत्म। क्या कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होते हैं इंटरव्यूज। हाँ नॉर्मली कैसे तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि इंटरव्यू टू वे होना चाहिए, मतलब अगर आप इंटरव्यूअर आप पूछे तो मुझे भी पूछना पड़ेगा ना, मुझे भी समझना पड़ेगा मेरा काम क्या है। नहीं तो पता चला मैं आऊंगा, पैसे एक बार पैसे देख लिया, सैलरी देख लिया, ज्वाइन हो गया, फिर बोलूंगा अरे मेरे को तो ये काम करना ही नहीं, वापस वही प्रोसेस मैं भी रिपीट करूंगा और आपको भी करना पड़ेगा। एक बात बोलूं सिद्धार्थ, वो जो हाँ। वर्ड है ना वो इंटरव्यू है, इट इज अबाउट व्यूज, वो इंटरोगेशन नहीं है। इंटरोगेशन में होता है सवाल जवाब, जो पुलिस करती है। तो अगर आप उस तरह का माइंडसेट लेके जाते हो कि नहीं भाई आप सवाल पूछोगे वो जवाब देगा, तो आप सोच लो कि आप किस प्रोफेशन में हो। हम्म। अगर आपको सही बंदा चाहिए तो आप डिस्कशन करोगे, आप सवाल जवाब नहीं, सवाल जवाब दोनों डायरेक्शन से होने चाहिए। मैंने कहा ना, पहला जो स्किल मैं देखता हूँ, सवाल पूछना आना चाहिए कि नहीं, वो सवाल कितने पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मैं बैठ के आसमान की तरफ देख रहा हूँ या सोच रहा हूँ या मैं कुछ तो आंसर दे के आ गया। ऐसा नहीं, अगर सवाल समझ में नहीं आया तो उसने कोई क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछा मेरे से। कई बार मैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ये देखने के लिए कि सामने वाला उस पर कोई क्वेश्चन पूछता है कि नहीं मुझे। अगर नहीं पूछा तो वहीं पे रिजेक्ट। तो यार, इंटरव्यूज की तो अपनी हम एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं इंटरव्यूज पे। करेक्ट। अभी हम लोग करंट जॉब मार्केट की बात करते हैं, तो ऐसे सब लोग बोलते हैं कि जॉब ओपनिंग्स नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? रिसेशन का असर तो है, ठीक है, जॉब मार्केट काफी स्लो है, खुल रहा है धीरे धीरे, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रुक गया है। मैंने जैसे कहा कि जब तक प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, टेस्टिंग की जरूरत पड़ती रहेगी, टेस्टर्स की जरूरत पड़ती रहेगी। तो हाँ, असर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट बिल्कुल बंद हो गया। रिसेशन का असर हुआ है, पहले यूएस में हुआ, फिर यूरोप में हुआ, अभी इंडिया में भी पड़ा है असर। काफी सारे ले वगैरह भी हुए हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए थे, बट हुआ है, वैसा असर पड़ा है। लेकिन उसमें भी वो टेस्टर्स जो अपने आप को कंटिन्यूअसली अपस्किल करते रहे हैं, कुछ नया सीखते रहे हैं, कुछ इनोवेशंस लाते रहे हैं, वो टेस्टर्स, उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। अच्छे टेस्टर्स की जरूरत हर किसी को है। ये भी तो देखो, साथ ही साथ कितने सारे स्टार्टअप्स आए हैं, कितने स्टार्टअप्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, स्केल अप बन गए हैं। कितनी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज हैं जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लंबे 3 4 5 6 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी टेस्टर्स की जरूरत है। तो हर लेवल पे टेस्टर्स की जरूरत तो है, लेकिन उसका एक डायरेक्ट, ये जो रिसेशन वाली बात करी है आपने, उसका एक डायरेक्ट रिलेशन आपके स्किल्स पे भी है। जब आपका स्किल लेवल बड़ा होगा, बेहतर होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। सिंपल सी बात है, रिसेशन हो चाहे ना हो। और जैसा मैंने आपके इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही कहा था कि सिर्फ टेस्टिंग से नहीं, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हो गया, मीडियम हो गया, ब्लॉग्स हो गए, टीचिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, काफी कुछ कर सकते हैं। तो पैसे की अपॉर्चुनिटीज तो कम होती नहीं है। लेकिन ब्रिजेश, अगर कोई फ्रेशर है तो उसको थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उसको टेस्टिंग में एंटर करना है और ऐसा मार्केट है, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कुछ चीजें जो एक फ्रेशर कर सकता है एंटर होने के लिए? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, हाँ, और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आपके पास अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप अगर टेस्टिंग के बारे में पैशनेट हो, आपने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतनी सारी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, आप इतनी सारी एप्लीकेशन है जिनके बारे जिस पे आप ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, उन सबका एक पोर्टफोलियो बनाना यार।
गिटहब पे एक प्रोफाइल क्रिएट करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ। इंटरव्यू में जाते हो तो वो पोर्टफोलियो लेके जाओ अपने साथ, लिंक उसके लेके जाओ, दिखाओ इंटरव्यूअर को कि हाँ मैं एक फ्रेशर हूँ, लेकिन मैंने इतनी टेस्टिंग सीखी है, मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है ना। तो उससे क्या होगा, सामने वाले को ये पता चलेगा कि ये बंदा काफी पैशनेट है। हाँ, ये सिर्फ मार्केट से एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश नहीं, इसने अपनी जिंदगी से एक्सपीरियंस गेन किया। लोग वो स्टेप नहीं करते, लोग सोचते हैं कि भाई अपने आप जॉब मिल जाएगा, आ जाएगा, जॉब मिलते ही मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपने 2 साल कहीं से टेस्टिंग सीखी है, साथ ही साथ आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ऑटोमेट किया है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है, और वो एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो आपके आपके टेस्टिंग पोर्टफोलियो के जरिए। ठीक है ना। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लोगों को जस्ट सोचने की थोड़ी देर है बस। तो ब्रिजेश, हम लोग ने ऑलरेडी सैलरी की बात तो की, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, तो ऐसा कुछ है क्या? टॉप 5 हाई पेइंग स्किल्स बता सकते हो क्या एक टेस्टर के लिए? सिर्फ पैसा चाहिए तो टॉप 5 हाई पेइंग स्किल्स, एक नंबर पे है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। ठीक है, उसके बाद कोडिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, आप कोडिंग सीख लो तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 3 तो यहीं पे हो गई। उसके बाद में डोमेन सेंट्रिक स्किल्स जो है आपकी, आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, या फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, बैंकिंग, लाइफ साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, स्पेस साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, आजकल तो बहुत सारे, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनर्जी सेक्टर। तो जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप कर रहे हो, उसके बारे में जो डोमेन नॉलेज है वो आप सीख लो, तो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। काफी हाई पेइंग है। मुझे याद है सप्लाई चेन डोमेन में एक 3 साल का एक्सपीरियंस का बंदा मेरे साथ काम कर रहा था, तो जॉब चेंज करना था उसको, तो बोला सर मेरे पास ऑफर है। ऐसे देखोगे तो ही वॉज अ मैनुअल टेस्टर, लेकिन वो सप्लाई चेन का एक्सपर्ट था, उसने 3 साल सप्लाई चेन स्टडी किया। उसमें उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, एक बाहर से कोर्स करके उसने डिग्री ली, अपने आप को काबिल बनाया, जो मैं कहता हूँ। 3 साल के एंड में उसे 21 लाख का पैकेज ऑफर हुआ, 3 साल में, सप्लाई चेन का एक्सपर्ट टेस्टर। कौन सी कंपनी, वो मैं नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग ये सुन के बोलेंगे यार कौन सी कंपनी है। करेक्ट। हाँ, अगर आप सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हो और आप मुझसे पूछते हो, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, देखूंगा कि अगर आप सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी, लेकिन ऐसी कंपनीज हैं। ठीक है। उसके बाद आप पूछ रहे थे कि कौन से स्किल जैसे हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर हो गया, पैकेज सॉफ्टवेयर में एसएपी, सेल्स फोर्स। ठीक है, इट्स वेरी गुड टू लर्न दोस, काफी हाई पेइंग है, आजकल सेल्स फोर्स बहुत पॉपुलर है। हाँ, और भी दूसरे पैकेज सॉफ्टवेयर जितने हैं वो भी सीख लो आप। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 हो गया, एसएपी मैंने पहले ही बोल चुका है, म्यूलसॉफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स हैं, टॉप स्किल्स हैं, जो आपको काफी हाई पेइंग जॉब्स दे सकते हैं। तो ब्रिजेश, आपने एक डोमेन नॉलेज की बात की, तो नॉर्मली इंडिया में कैसे होता है, मोस्टली बहुत लोग सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, और जहाँ पे प्रोजेक्ट हर 6 मंथ से 1 ईयर में चेंज होता है, तो फिर वो डोमेन नॉलेज कैसे एक्वायर करे? क्योंकि उनका प्रोजेक्ट तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में कंटिन्यूस मूव भी हो रहे देखो, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप 6 महीने भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, 3 महीने भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के बेसिक्स को सीखने की कोशिश करो कि ये प्रोजेक्ट क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सवाल पूछो उसके बारे में, आस्क व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हु इज इट फॉर, व्हाट आर द बेनिफिट्स। इस तरह के सवाल पूछो, किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है,
जब आप इस तरह के सवाल पूछोगे, आपके डोमेन नॉलेज आपकी बढ़ेगी. डोमेन नॉलेज इज अ कलेक्शन ऑफ आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस. तो जब आप इस तरह के सवाल पूछोगे, उनके जवाब ढूंढोगे, आपकी डोमेन नॉलेज अपने आप इंक्रीज होगी. तो 3 महीने 3 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 साल मैंने जैसे कहा ना, 3 साल तक मैं एक प्रोजेक्ट में रहा, मैंने कुछ सवाल नहीं पूछे, मैं टाइम पास करता रहा, तो मेरे को कुछ डोमेन नॉलेज नहीं आने वाली. 3 महीने में मैंने उतने ही सवाल पूछ लिए, मैंने उन सवालों के जवाब भी ढूंढ लिए, तो मेरे पास डोमेन नॉलेज 3 महीने में भी आ जाएगी. तो ब्रिजेश, हम लोग अभी थोड़ी एआई के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एआई का इम्पैक्ट है क्या टेस्टिंग पे? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है, हमने देखा है कि जनरेटिव एआई के कारण काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नए टूल्स बन रहे हैं, टूल्स ने अपने अंदर जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटीज ऐड की हैं. तो उससे हमें ये पता चला है कि जनरेटिव एआई से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं. तो एआई का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. पहला है कि एआई सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करें, ये क्वेश्चन है. और एआई की मदद से हम टेस्टिंग कैसे करें, ये दूसरा सवाल. तो एआई का दोनों पर्सपेक्टिव से एक इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्री पे. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को एआई के बारे में सीखना पड़ेगा. पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है. अगर आप बैठ के चैलेंज करते रहे कि नहीं भाई, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एआई से मेरी मदद नहीं होने वाली, तो दुनिया आगे भाग जाएगी, आप पीछे रह जाओगे. आपको एआई के बारे में सीखना पड़ेगा. जनरेटिव एआई क्या है, क्या करता है. सिर्फ जनरेटिव एआई नहीं, एआई के अलग अलग फॉर्म्स. इलॉन मस्क ने तो ये भी कह दिया है कि अगले साल तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, विच मीन्स द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी सेल्फ अवेयर. उसको पता रहेगा कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, हमने देखा कि चैट जीपीटी 4 ओमनी जो है 4 हो, वो किस तरह से यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू वीडियो एंड वॉइस. ठीक है, फिर हमने गूगल एस्ट्रो प्रोजेक्ट का डेमो भी देखा है हाल ही में. फिर अभी एप्पल ने भी अनाउंस कर दिया है कि अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लेके आ रहे हैं एआई का इम्पैक्ट. तो एआई का इम्पैक्ट चारों तरफ है. तो टेस्टिंग पे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है. तो टेस्टर्स को एआई से दोस्ती करनी चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि ये मेरी मदद किस तरह से कर सकता है. तो ब्रिजेश, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है, सीखते रहो यार, सीखते रहो. टेस्टिंग में सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है. हम CI/CD की बातें करते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है, या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ये जो भी. हाँ, लेकिन एक और कंटिन्यूअस चीज है, कंटिन्यूअस लर्निंग, जिसपे टेस्टर्स को फोकस करना चाहिए. और उस कंटिन्यूअस लर्निंग का नतीजा ये होगा कि आपको एक और CI मिलेगा, और वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. आप जब कंटिन्यूअसली लर्न करते रहोगे तो आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे. और जब आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे अपने स्किल्स लेवल में, तो आपकी सैलरी भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती रहेगी. तो यही मेरा फाइनल एडवाइस है कि सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो. डोंट स्टॉप लर्निंग, दैट्स इट. थैंक यू सो मच ब्रिजेश, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए. आपके इनसाइट्स बहुत वैल्यूएबल थे. होप इससे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा हो उनको हेल्प मिले. सो थैंक यू वंस अगेन. बहुत मजा आया यार सिद्धार्थ, आपसे बात करके. आपके बाकी एपिसोड्स भी देखे मैंने. बहुत अच्छे इंसाइटफुल एपिसोड्स है. आपके गेस्ट काफी मजेदार रहे हैं अभी तक. उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से कुछ लोग सीखेंगे, उनके दिमाग में थोड़ी सी खुजली होगी. बत्ती जलेगी. थोड़ी बत्ती जलेगी. हाँ, एक आध कंट्रोवर्शियल बातें बोली है मैंने. उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए मुझे ज्यादा गाली ना दे लोग. नहीं नहीं, अगर वैसा होना अगर तो नहीं लोगों को चाहिए. अगर अगर लोगों को आगे कुछ सवाल है मेरे सवालों पे, तो मुझसे पूछ सकते हैं. मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल रहता हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं. आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बात करते रहे. मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आप बनाते रहें. मुझे बुलाने के लिए थैंक यू. थैंक यू सो मच, और आपसे सुनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. थैंक यू. थैंक यू.